हाय फ्रेंड्स, मैं एसके झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एस्टेट केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। टीचर वाले बच्चों के लिए मैं पढ़ाऊंगा सिलेक्टेड क्वेश्चन, जहां हर टाइप के प्रश्न को मैं कंसीडर करूंगा और इस हिसाब से मैं प्रश्नों का समूह बनाने जा रहा हूं जिससे आपके सारे टाइप्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, आते हैं हम लोग आज के डेमो क्लास में कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, उसी के रिगार्डिंग ये क्लास है, केवल एस्टेट के बच्चों के लिए। तो आप गौर फरमाइएगा, रसायन विज्ञान में आपका स्वागत है। हम लोग आते हैं पहले स्लाइड की ओर कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो आपको रसायन विज्ञान में जो पढ़ना है सर, वो कुछ इस कदर है। पदार्थ एवं उसकी प्रकृति पढ़नी है, परमाणु संरचना पढ़ना है, गैसों का आचरण पढ़ना है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, रासायनिक बंधन, ऑक्सीकरण एवं अवकरण पढ़ना है। जो आप देख रहे होंगे, अम्ल, क्षार और लवण, विलयन, कार्बन एवं उसके यौगिक, ईंधन, धातु, अधातु, मिश्र धातु, मानव निर्मित पदार्थ और उत्प्रेरक, इतना आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है, इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, तो मामला ये है सर कि आपका 80% 9-10 से पूछेगा और 20% जो है वो आपका 11-12 से पूछेगा। थोड़ा सा अप रहेगा वो क्वेश्चन। मामला ये भी है सर कि जो इस बार का पैटर्न है और जो 2011 इस बार के पैटर्न पे बहुत ज्यादा झोल हुआ, इसीलिए एग्जाम कैंसिल हुआ है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि पुराना पैटर्न जो 2011 का था वो फॉलो होगा। तो अब हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में जब चलेंगे, तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कब हुआ, जैसे ये क्वेश्चन में हम आते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कब हुआ। आज 15 अगस्त है सर। 15 अगस्त के मौके पर हम ये जो सारे बैचेस हैं उसमें शायद बहुत सारा ऑफर भी चल रहा है, तो पता नहीं क्या है नहीं है, वो तो आप वीडियो पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कब हुआ, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको हम देखिए कैसे पढ़ते हैं। एक है 1916, एक है 1913, एक है 1942, एक है 1813। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे जानते हैं, अब गौर फरमाइएगा। हम इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछ सकता है, उसकी संभावनाओं पर जाते हैं। पहले तो आवर्त सारणी का इतिहास है अपना। पहले डेबोरिनर ने दिया, फिर न्यूलैंड ने दिया, फिर मेंडलीफ ने दिया, फिर मोशले ने दिया। डेबोरिनर ने दिया 1829 में। जब 1829 में इसने दिया तो वो गड़बड़ हो गया, तो फिर 1800 न्यूलैंड ने 1863 में दे दिया। फिर ये भी गड़बड़ हो गया तो फिर मेंडलीफ ने 1869 में दे दिया। और फिर ये भी गड़बड़ हो गया तो फाइनली जो पीरियोडिक टेबल आया 1913 में आया। इसका डेबोरिनर का आधार था ट्रायड नियम, और न्यूलैंड का आधार था अष्टक नियम, और मेंडलीफ का जो आधार था वो परमाणु भार था, और मोस्ले का आधार था परमाणु संरचना। ये क्वेश्चन फिक्स है, क्लास में पूछबे करेगा, नहीं पूछा ऐसा आज तक संभव नहीं हुआ। ये क्वेश्चन फिक्स है, यहां से आएगा सर अधिकतर एग्जाम्स में। तो अब क्या होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कब हुआ, तो निर्माण कब हुआ, तो आधुनिक आवर्त सारणी जब ये कह दिया चला, तो इसका मतलब आधुनिक आवर्त सारणी किसने, यानी मोस्ले की बात कर रहा है। तो मोस्ले ने जो निर्माण किया था वो कब किया था आधुनिक आवर्त सारणी का, 1913 में। आंसर कहेगा यह किसके आधार पर है, तो कहेंगे परमाणु संख्या के आधार पर है, वो भी आंसर बन सकता है। कहेगा मेंडलीफ ने कितने ईस्वी में किया था, 1869 में, किसके आधार पर है, परमाणु भार के आधार पर। न्यूलैंड ने 1863 में अष्टक नियम के आधार पर है। डेबोरिनर ने 1829 में ट्राइड नियम के अनुसार है। और ये मोस्ले ने आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किया था 1913 में। अब क्वेश्चन बताइए क्या हो जाएगा आंसर आपका। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण कब हुआ, 1913 में। या कह देता मोस्ले ने पीरियोडिक टेबल का निर्माण कब किया, तब भी आंसर आपका हो जाता 1913 में। कहता किसके आधार पर किया, तो कहते परमाणु संख्या के आधार पर किया। तो ये टेबल पढ़ने के बाद आपका देखिए 4 और 4 8 प्रश्न आपका बन जाएगा। इसी को पढ़ना है, इसी का आप हम जो भी पढ़ाएंगे उसका कंप्लीट आपके पास पीडीएफ होगा क्वेश्चन में सर। अब अगर हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, कहता है तत्वों का दूसरा समूह तत्वों का दूसरा समूह। दूसरा समूह मतलब ये सेकंड वर्ग की बात कर रहा है, सेकंड वर्ग की बात कर रहा है। पीरियोडिक टेबल में सेकंड वर्ग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं। देखिए मेनली जो पूछता है उसकी बात करो। मेनली क्या पूछता है, ये इतने आपको पूछेगा। एक फर्स्ट ए जिसको हम सर फर्स्ट वर्ग भी कहते हैं, या सेकंड ए जिसको सेकंड वर्ग भी कहते हैं, थर्ड ए जिसको 13वां वर्ग भी कहते हैं, फोर्थ ए जिसको 14वां वर्ग भी कहते हैं, और फिफ्थ ए जिसको 15वां वर्ग भी कहते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन
में पूछता है। मेनली जो आपको पूछेगा वो इतने पूछेगा, या इसके अलावे अगर आप जानना चाहते हैं तो 7th ए को हम लोग हेलोजन कहते हैं, और 8th ए को हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। इसके अलावे आपको इतने जानना है। अब गौर फरमाइएगा, सबका विशेष नाम है। फर्स्ट ए को क्षारीय धातु कहते हैं, सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, थर्ड ए या 13वें ग्रुप को बोरोन परिवार कहते हैं, फोर्थ ए 14वें कार्बन परिवार, फिफ्थ ए नाइट्रोजन परिवार, सेवेंथ ए को हेलोजन और एट्थ ए को अक्रिय गैस। यानी हेलोजन है, इसको हम 7th ए, क्षारीय धातु है, इसको हम फर्स्ट ए, क्षारीय मृदा धातु है, दोनों में डिफरेंस है, क्षारीय और क्षारीय मृदा में डिफरेंस है, चला मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्षारीय धातु फर्स्ट है, क्षारीय मृदा धातु सेकंड, और निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस हो जाएगा तो इसको हम 8th ए में रखें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। और जब चारों ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन यही चार पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। या तो अभी पूछा दूसरे समूह कहलाते हैं, दूसरा समूह क्या कहलाता है? सेकंड क्षारीय मृदा धातु। आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्वेश्चन आपका एक ही जगह से बन जाएगा। इस टाइप से हम एक टाइप करवा दिए, अब इसमें सारा क्वेश्चन आपका कवर हो गया। इतने पढ़ लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम कहोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए, तो सिर्फ ये पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ो, ये पढ़ो और ये पढ़ो, इसके अलावे ये नहीं पढ़ने की जरूरत है। यानी ये चार पढ़ लो, 99.9% क्वेश्चन यहीं से आएगा, इसके बाहर एकदम नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या पढ़ना है? फर्स्ट ए को क्षारीय धातु, सेकंड ए को क्षारीय मृदा, सेवेंथ ए को हेलोजन और एट्थ ए को अक्रिय गैस कहते हैं। इतना पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। हेलोजन यहां नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हेलोजन, और ये आपका अक्रिय गैस जो एट्थ ए को कहते हैं। इतना आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यौगिक के सूक्ष्मतम कण कहलाते हैं। तो सर एक ऑप्शन है परमाणु, एक है अणु, एक है मिश्रण, एक है तत्व। यहां पर लड़का क्या करता है, कभी परमाणु मार देता है, कभी अणु मारता है। छोटे छोटे प्रश्न ही सर गलत होते हैं। कभी लड़का परमाणु मार देगा, कभी लड़का अणु मार देगा, और यहां हो जाता है मिस्टेक। तो अब तुमको क्या करना है, हम चलते हैं अगले स्लाइड में। तुमको क्या करना है भाई मेरे, कि पहले यौगिक के सूक्ष्मतम कण, चलो ये क्वेश्चन है हमारा, हम थोड़ा सा थ्योरी में चलते हैं। तत्व, तत्व हो गया जो अकेले हो। तत्व की अगर हम बात करें तो जो अकेले हो उसे तत्व कहते हैं। यौगिक की अगर हम बात करें तो किसी के साथ होगा, किसी के साथ होगा, ये अकेले नहीं होगा। मिश्रण उसे कहते हैं जिसका सूत्र नहीं होता, जैसे हवा, वायु, वायु का कोई सूत्र होता है तो मिश्रण है। शरबत, शरबत का कोई सूत्र होता है, वो मिश्रण है। और जेकर सूत्र होगा, अकेले होगा तो तत्व होगा, और किसी के साथ होगा, सूत्र होगा तो यौगिक होगा। अब देखो, तत्व का यानी हाइड्रोजन हीलियम अकेले है तो तत्व है, और कार्बन डाइऑक्साइड देखो किसी के साथ है, सी और ओ, सी और ओ, एस और ओ, तो ये यौगिक है। इसका जो सूक्ष्मतम कण कहलाता है वो परमाणु कहलाता है, और इसका जो सूक्ष्मतम कण कहलाता है वो अणु कहलाता है। लेकिन लड़का कहेगा हाँ ये तो हो गया, तो हो तो मन तो गया, लेकिन एग्जाम हॉल में चला की होगा ना, ई एकरा में घुस जाएगा, ई एकरा में घुस जाएगा, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इसको सर कैसे ध्यान में रखेंगे, इस पर केमिस्ट्री थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों को याद रखने की भी जरूरत पड़ती है। याद रखना जुगाड़ से याद होगा, ऐसे याद नहीं होगा ना तो अणु परमाणु में ऐसा कंफ्यूज करेगा कि आंसर गलती मार के चला है। एग्जाम हॉल में तो आधा ब्रेन ऐसे शॉर्ट सर्किट होता है, पता नहीं चलेगा परमाणु की अणु। तो तुमको क्या करना है, हम कैसे ध्यान में रखे हैं, तत्व का स्पेलिंग छोटा है, यौगिक का स्पेलिंग बड़ा है, तो तुम क्या करो, छोटका स्पेलिंग का बड़का, अब बड़का स्पेलिंग के छोटका। देखो, छोटका स्पेलिंग वाला को बड़का स्पेलिंग, अब बड़का स्पेलिंग वाला को छोटका स्पेलिंग, तो हमारा काम हो गया। छोटका स्पेलिंग वाला को बड़का स्पेलिंग, अब बड़का स्पेलिंग वाला को छोटका स्पेलिंग। छोटका को बड़का, बड़का को छोटका, हम इसको ध्यान में रखेंगे। छोटका को बड़का, बड़का को छोटका, 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 छोटका को बड़का, बड़का को छोटका। यानी तत्व, यौगिक, यौगिक और तत्व और यौगिक में यौगिक का स्पेलिंग बड़ा है तो बड़ा है तो छोटा होगा, यानी अणु इज द आंसर। तक जाएगा आपका आंसर। सर एग्जाम हॉल में सब जानते रहते हैं लेकिन आंसर तक पहुंच नहीं पाते हैं, उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि आप, सर हम जानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप आंसर तक कैसे पहुंचिएगा सर, इसकी बात हम करेंगे। कहता है रासायनिक समीकरण में समान होता है, क्या समान होता है? परमाणु समान होता है, अणु समान होता है, मिश्रण समान होता है, संयोग समान होता है। तो सर आप गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने आपको कहा कि ये अकेले, उसी स्लाइड में फिर हम आए हैं कि ये जो हाइड्रोजन है और हीलियम है, इस अकेले अकेले होगा परमाणु, और किसी के साथ होगा तो अणु।
जैसे CO2 का एक अणु हुआ, CO एक अणु हुआ, SO2 एक अणु हुआ। हाइड्रोजन अकेले है तो एक परमाणु होगा, हीलियम अकेले है तो एक परमाणु होगा, क्योंकि ये तत्व है। और ये यौगिक है तो ये अणु होगा। अब कहिएगा इसी के बेसिस पे हम लोग यहां चलते हैं। H2O कहता है H2O, और ये रासायनिक क्वेश्चन क्या है आपका, रासायनिक समीकरण में समान होता है। तो रासायनिक समीकरण में समान होता है परमाणु, अणु, मिश्रण और संयोग। तो देखो ये रासायनिक समीकरण है, इसमें परमाणु की संख्या गिनो तुम। तो देखो H2O की अगर बात कीजिएगा तो इसमें 3 परमाणु हुआ, 2 1 3। ध्यान दीजिएगा, अगर H2O है तो इसकी परमाणु की अगर हम बात करें, परमाणु, तो इसकी परमाणु की संख्या 2 1 3 हो जाएगी। अगर अणु की बात करेगा तो अणु की संख्या 1 हो जाएगी, 1 H2O, क्योंकि अणु यौगिक का सूक्ष्म कण है और यौगिक H2O है। और अगर यहीं पर 2H2O हो जाएगा तो यहां परमाणु की संख्या की अगर बात करोगे तो परमाणु की संख्या हो जाएगी 2 1 3, 3 गुना 2 6। चला एकदम इजी इजी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अणु की संख्या पूछेगा तो अणु की संख्या H2O के पीछे में देखो क्या है, 2, तो अणु की संख्या हो जाएगी 2। फिर से समझो, H परमाणु पूछेगा सबको गिन लेना है, टोटल गिन लो, जो होगा वो परमाणु। देखो टोटल गिन ले, 2 1 3, ये पूरे से 2 गुना है तो 3 दूनी 6। अणु की संख्या तो इसके पीछे क्या है नहीं पूछा, तो 1 है, इसलिए यहाँ अणु की संख्या 1, यहाँ 2 है, अणु की संख्या 2। अब यही थ्योरी हम लोग लगाते हैं। चला हम कोशिश करेंगे कि तुमको उस लेवल तक पहुंचाएं कि तुम्हारा जॉब हो जाए, 20 दिन के अंदर हम तुमको सब कुछ दे देंगे। परमाणु के अंदर अगर हम बात करें तो देखो कितना परमाणु है, 2 1 3, 2 से गुना है तो 6। यहाँ देखो 2 दूनी 4, यहाँ देखो कितना 2। तो देखो तो कह रहा है रासायनिक समीकरण में नहीं दिख रहा तो बड़ी हम पढ़ देते हैं, रासायनिक समीकरण में समान होता है। तो देखो तो 6 इधर है और 4 2 6 इधर है। उसके बाद अणु परमाणु परमाणु भार अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, परमाणु भार देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और 2 18, और 16 2 18, फिर 2 से गुना कर देंगे 36। तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर साहब, तो ध्यान से देखना, ई हो जाएगा, ई तो परमाणु की संख्या अगर हम बात करें तो 3 दूनी 6 था, ई 4 था, ई 2 था। अगर भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 2 18, ई 2 से गुना हो जाएगा, ई हो गलो 16, ई हो गलो 2, तो 16 2 18, ई 2 से गुना हो जाते हैं तो 36। यहाँ आओगे तो 2 दूनी 4, ये आ जाओगे 16 दूनी 32। तो देखो 36 और 32 4 36। अब एक ऑप्शन और है, परमाणु की संख्या, अणु की संख्या निकालते हैं। अणु की संख्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक अणु है जल, 2 अणु है जल का, यहाँ यहाँ 2 अणु हाइड्रोजन का है, एक अणु ऑक्सीजन का है। चूंकि देखो इसके पीछे में 2 है इसलिए 2 लिखे, इसके पीछे भी 2 है तो इसलिए 2 लिखे, इसके पीछे 1 है इसलिए 1 लिखे। सर उस जमाना चला गया, आप क्वेश्चन बना के एग्जाम हॉल से आ सकते हो 70, लेकिन 71 वही बनाएगा जिसका ये चालू रहेगा, और 71 वाला का नौकरी होगा, 70 वाला फिर 5 साल वेट करेगा। ये डिफरेंस है 70 और 71 में, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है बच्चों को। 70 और 71 में डिफरेंस है, 70 वाला घर जाएगा और 71 वाला नौकरी करेगा, 1 नंबर का डिफरेंस होता है। चला, जॉब लेने वाले और जॉब नहीं लेने वाले, इसमें ये दिमाग पे जोर डालना होगा, ऐसे नहीं होगा, बोरा में चल जाओगे फिर वैकेंसी पता नहीं कब आएगा। तो सर आप गौर से देखिए, LHS में 6 और 4 2 6, इसका मतलब परमाणु की संख्या समान होती है किसी भी समीकरण में। इसमें भी देखो 32 4 36 और 36, इसका मतलब परमाणु भार भी समान होता है। अणु की संख्या समान नहीं होती, देखो 2 1 3 LHS में है और 2 LHS में है और 3 RHS में है, इसका मतलब परमाणु की संख्या समान नहीं होती। तो अब बता क्या हो जाएगा, सॉरी अणु की संख्या समान नहीं होती, इस साइड 3 है इस साइड 2 है। तो आंसर बता क्या हो जाएगा। आंसर की अगर हम बात करें, क्या क्या समान है, परमाणु समान है, परमाणु भार समान है, और ये समान नहीं है। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका जो क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण में समान होता है, क्या समान होता है, एगो परमाणु समान होता है और एगो परमाणु भार समान होता है। आंसर हो जाएगा A फॉर एप्पल। तब बनेगा ना, चला परमाणु कहेगा परमाणु अणु तो पूछ रहा है, तो देखो अब इसमें क्या है, ये सवाल में हम चलते हैं। दी गई अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है, तो गौर से देखो, अभिक्रिया द मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है आपका ऐसे है। देखो ए और बी आपस में जुट गया तो इसको हम सिंथेसिस कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हिंदी होता है संयोजन अभिक्रिया। ए बी बन गया, ए और बी टूट गया, डिकम्पोज हो गया, इसको हम कहते हैं अपघटन। डिकम्पोज का इंग्लिश होता है
हिंदी होता है अपघटन अभिक्रिया। और उसके बाद ए और बी इस सी से जुड़ गया, तो देखो यहां क्या हुआ, यहां से बी हटा और सी आके जुट गया। गौर से देखिए, ए रह गया, अब बी हट गया, अब बी हट के अब सी आके यहां जुट गया, तो ए को विस्थापित हुआ ना, बी हटा और सी आके जुट गया, ए को विस्थापित हुआ, इसलिए इसको सिंगल रिप्लेसमेंट एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जब यहां जाइएगा तो देखिए ई ए है, तो यहां से बी हट के यहां चल जाता है, यहां से डी हट के यहां आ जाता है। देखिए ए बी है तो यहाँ ए सी हो गया, यहाँ सी डी है तो यहाँ बी डी हो गया, तो इसलिए दो विस्थापित हुआ, इसलिए इसको हम कहते हैं, गौर फरमाइएगा, तो इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन। द्विविस्थापन फिर से देख लीजिए, इसको कहते हैं एकल विस्थापन, चूंकि ए को विस्थापित हुआ, इसको कहते हैं अपघटन चूंकि टूट गया, और इसको कहते हैं संयोजन चूंकि जुट गया। फिर से देख लीजिए, ए और बी जुट गया, संयोजन अभिक्रिया, ए बी था, ये टूट के ए और बी में बट गया, तो अपघटन अभिक्रिया। और ए बी सी है, ए बी जो है वो सी से अभिक्रिया किया, बी हटा, सी बी यहां से हटा, सी आके जुट गया, तो ए को जुटा, इसलिए एकल विस्थापन, इसमें दोनों आपस में इंटरचेंज कर लिया, इसलिए द्विविस्थापन। अब यहाँ क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन कहता है BaCl2Na2SO4। अब देखिए यहाँ Cl2 जो है वो हट के चला गया है Na के पास, और SO4 जो है वो हट के चल गया Ba के पास, मतलब दो को विस्थापित हुआ, इसका Cl इस पर चढ़ गया, इसका SO4 इस पर चढ़ गया, तो एकल विस्थापन हुआ कि दोहरी विस्थापन हुआ, दोहरी विस्थापन हो गया, तो डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, हम क्या बोले सर, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु। उसको कैसे याद रखना है, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। उसके बाद हम यहाँ आए तो हम आपको क्या बताएं कि भैया अगर जुटेगा तो संयोजन, जैसे सर पति पत्नी जुड़ेगा तो संयोग, और सर बिछड़ जाएगा तो अपघटन विघटन। तो अगर सर जुट गया, ये दोनों जुट गया तो संयोजन, ये दोनों हट गया तो वियोजन या अपघटन, अपघटन मतलब टूटना। एक को हटा दूसरा जुटा तो एकल विस्थापन, अब एक को हटा दूसरा जुटा, दूसरा हटा फिर पहला जुट गया तो द्विविस्थापन। यही तो होता है, जुड़ा संयोग विघटन, एक हटा दूसरा जुटा एकल विस्थापन, एक हटा दूसरा जुटा, दूसरा हटा पहला जुटा द्विविस्थापन। इस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट पढ़ाएंगे हम सर, आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11, वो नहीं पढ़ाएंगे, वो सब आपको ऑलरेडी, हम ये मानते हैं 20 दिन आपका बचा हुआ है, वो ऑलरेडी आपको आता है। हम थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और सारे जितने भी संभावित हुए और कैसे उसको याद रखें और कैसे हम उसको पढ़ें, उस पर विचार करेंगे। फी इसका सर अगर हम बात करें तो इसका फी केमिस्ट्री का 200 रुपया रखा गया है, 500 प्लस प्रश्न रहेंगे, टॉपिक वाइज होगा, और सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवाएंगे। बैच स्टार्ट हो रहा है 18 अगस्त से, 20 दिन का क्लास होगा, और मात्र 200 रुपया इसका फी है। अगर 200 रुपया में आपको हम सर टीचर बनाने योग्य बना दें तो हमको लगता है कि मैं भी धन्य हो जाऊंगा सर। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको सर उस मुकाम तक पहुंचाएं कि किसी स्कूल में हम आपसे मिलें और आप हमको कहें कि सर आपने हमें पढ़ाया था। कोशिश वही रहेगी, उस टाइप से हम अरेंज करेंगे क्वेश्चन को कि आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सर हम लोग कक्षा में। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।